हेलो एवरीवन। आज से हम लोग देखेंगे डेली स्टेट पीसीएस जनरल स्टडी सीरीज और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 1 है जो कि आने वाले बीपीएससी 17th या एनी स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आरएस प्री या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन कवर होंगे हर एक सेट में। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्न पर विचार करें। पहला आपका है रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ द रिजर्व बैंक। दूसरा आपका है विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स, शॉर्ट में से बोलते हैं एसडीआर। और तीसरा आपका है गोल्ड रिजर्व हेल्ड बाय आरबीआई द्वारा रखा गया सोना। अब आपसे पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो भारत 700 अरब डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाली चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। सितंबर लास्ट वीक का न्यूज़ है। और भारत के सकल विदेशी मुद्रा भंडार में रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संपत्ति, आरबीआई द्वारा रखा गया सोना और भारत सरकार के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर शामिल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पहला आपका क्या है? निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री लकड़ी थी। सेकंड क्या है? स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने और धार्मिक महत्व की घटनाओं की स्मृति में किया गया था। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो जो आपका पहला है, मौर्य काल के स्थापत्य अवशेषों में लकड़ी से पत्थर में क्रमिक परिवर्तन स्पष्ट है, हालांकि लकड़ी अभी भी प्रमुख सामग्री थी, इसलिए आपका कथन 1 बिल्कुल सही है। तो पहला आपका सही हो गया। सेकंड क्या है? स्तूपों का निर्माण बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने और धार्मिक महत्व की घटनाओं की स्मृति में किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस स्तूपों का निर्माण न केवल बुद्ध और बौद्ध संतों के अवशेषों को स्थापित करने के लिए किया गया था, बल्कि धार्मिक महत्व की घटनाओं को मनाने के लिए भी किया गया था। इसलिए आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो दोनों सही है, बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समृद्धि के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना और सदस्य देशों के भीतर कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो पहला आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है? भारत ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्लॉक के समझौतों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो गलत है, हाल ही में किया है। IPEF में कुल 28 सदस्य है, ये भी गलत है। IPEF में 14 सदस्य है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। भारत ने स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर अमेरिका के नेतृत्व वाले 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए आपका यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। IPEF के 14 सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसलिए आपका स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है, क्योंकि IPEF में कितने मेंबर है? 14 मेंबर है। और आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना और सदस्य देशों के भीतर कर पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला सही है, सेकंड गलत है, तीसरा भी गलत है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो केवल एक ही सही है, जो पहला स्टेटमेंट है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला आपका है यह विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा आपका है यह स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों एडीसी एंड एआरसी को धन उधार और व्यापार को विनियमित करने की अनुमति देता है। आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहले तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान शामिल है। इस अनुसूची में वन प्रबंधन, कृषि, गांवों और कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति शामिल है। इसलिए आपका कथन 1 सही है। तो पहला आपका सही हो गया। सेकंड पे आते हैं। अनुसूची एआरसी और एडीसी को भूमि राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, धन उधार और व्यापार को विनियमित करने, अपने क्षेत्रों में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टों से रॉयल्टी एकत्र करने और स्कूलों, बाजारों और सड़कों जैसी सार्वजनिक सुविधाएं स्थापित करने की शक्ति भी देती है। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के नियंत्रक और ऑडिटर जनरल कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे की सेवा के लिए पात्र होंगे। सेकंड क्या है? उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और समान आधारों पर ही पद से हटाया जाएगा। और थर्ड क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो आपका बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो पहले एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधार पर ही पद से हटाया जाएगा। इसलिए आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है और जब तक वे निर्धारित नहीं हो जाती तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होगी। इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये भी सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। अब पहला क्या बोल रहा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद छोड़ने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे की सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है। तो कितने सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियों से संबंधित है? तो पार्ट 9 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन प्लेटो रोजा, द केरल रिफ्यूजी एंड द गोबा डिरोलिन समाचार में थे, वे किसकी सीमा पर स्थित है? पठार रोजा, केरल शरण स्थल और गोबा डिरोलिन समाचार में थे, किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्विट्जरलैंड और इटली। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीलकुरुंजी फूलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? ये फूल मेघालय के खासी हिल क्षेत्र में 12 साल के चक्र में एक बार खिलते हैं। आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ वर्तमान में एक असाधारण घटना देख रही है जो हर 12 साल में केवल एक बार होती है, सुंदर नीलकुरुंजी फूलों का खिलना। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 सही नहीं है, यहाँ पे मेघालय नहीं होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है? इसे 2024 में IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो सेकंड आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओनली 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टिकाऊ विमानन ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, शॉर्ट में इसे बोलते हैं SAF। इसका मतलब क्या हुआ? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो SAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक जैव ईंधन है जो टिकाऊ फीड स्टॉक से उत्पन्न होता है। दूसरा क्या है? यह सस्ता है और कम उत्पादन लागत की आवश्यकता है। तीसरा आपका है राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति NBCC ने 2027 से जेट ईंधन के साथ SAF के मिश्रण के लिए प्रारंभिक सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अब आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक जैव ईंधन है जो टिकाऊ फीड स्टॉक से उत्पन्न होता है और इसमें पारंपरिक ATF या जेट ईंधन के समान रसायन होता है जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है। इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकंड पे आते हैं। उच्च तकनीकी और विनिर्माण लागत के कारण SAF अविश्वसनीय रूप से महंगा है, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। तीसरा क्या है? वर्ष 2027 SAF को वैश्विक रूप से अपनाने में एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जब अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग और अंतर्राष्ट्रीय विमानन कटौती योजना कॉर्सिया का अनिवार्य चरण शुरू होगा। तो आपका स्टेटमेंट 3 भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो क्या बताना है कितने स्टेटमेंट सही है? तो 2, पहला और तीसरा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कौन से 2 स्टेटमेंट सही है? पहला सही है और दूसरा सही है, मतलब 2 स्टेटमेंट आपका सही है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि नहीं हुई है? पहला आपका है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल। दूसरा है श्रमिक जनसंख्या अनुपात शहरी, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन, शॉर्ट में से बोलते हैं WPR। तीसरा क्या है? बेरोजगारी दर ग्रामीण में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल। तो पूछ क्या रहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि नहीं हुई है? तो की पॉइंट है जो आपका आया हुआ है PLFS एनुअल रिपोर्ट 2023-24, तो जो की पॉइंट है हम लोग देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका LFPR है, LFPR का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, हिंदी में क्या बोलेंगे? श्रम बल भागीदारी दर। तो ये आपका इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में था 50.7% और 2023-24 में इंक्रीज होके 63.7% हो गया है। और अगर अर्बन क्षेत्र की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 47.6% से 52%। और अगर बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेन की इंडिया में, तो 2017-18 में कितना था? 75.8% और 2023-24 में कितना हो गया है? 78.8%। तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। और अगर महिलाओं की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 23.3% से कितना इंक्रीज हुआ है? 41.7%। तो पहला तो आपका गलत हो गया। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, श्रम बल भागीदारी दर, महिला की बात हो रही है, तो ये भी आपका इंक्रीज हुआ है 23.3% से कितना हो गया? 41.7%। तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन। तो इसी एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जो आपका WPR है ग्रामीण क्षेत्र में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो श्रमिक जनसंख्या अनुपात, तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया में इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में कितना था? 48.1%। 2023-24 में कितना हो गया है? 62.1%। अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की अगर बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है 43.9% से कितना हो गया है? 49.4%। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अर्बन ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। तो सेकंड भी आपका गलत हो गया। अगर मेल की बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो पुरुषों में ये भी आपका इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में था 71.2% और 2023-24 में बढ़े कितना हो गया है? 76.3%। और अगर महिलाओं की बात करें तो 22% से बढ़ के कितना हो गया है? 40.3%। अब आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट UR, तो ये आपका डिक्रीज हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। 2017-18 में था 5.3%, 2023-24 में घटे कितना हो गया? 2.5%। अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन एरिया की बात करें अगर,
तो ये आपका डिक्रीज हुआ है 7.7% से कितना हो गया है 5.1%। मेल की बात करें तो ये भी आपका डिक्रीज हुआ है, 2017-18 में कितना था 6.1%, 2023-24 में घट के कितना हो गया 3.2%। और महिलाओं की बात करें तो 5.6% से डिक्रीज होकर कितना हो गया है 3.2%। तो डिक्रीज कौन सा हुआ है, केवल आपका बेरोजगारी दर ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो तीसरा आपका यहाँ पे सही होगा। तो आपको बताना है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली 3। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।